हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं मंचुन सब कुछ लर्न पे आपका स्वागत करता हूं। हिंदी ग्रामर के नए चैप्टर समास के साथ मैं हूं। आज मैं आपको बताऊंगा कि समास क्या होता है, इसे कितने भेद हैं और इसके सारे डिफरेंट भेदों के बारे में सब कुछ डिटेल में बताऊंगा। मैं समास के बारे में पूरी जानकारी के लिए आपको ये पूरा वीडियो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। एक रिक्वेस्ट था, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। चलिए शुरू करते हैं। समास, पहला क्वेश्चन है समास क्या होता है, ठीक है। समास क्या होता है, समास के बारे में आप जानते हैं। समास संक्षिप्तीकरण को समास करते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़ के एक छोटा सा शब्द बनाते हैं, उसको संक्षिप्तकरण कहते हैं और उसी को हम समास कहते हैं, ठीक है। दूसरे शब्द में कहें तो समास संक्षेपण करने की एक प्रक्रिया को कहते हैं, ठीक है। दो या दो से अधिक शब्दों को परस्पर संबंध बनाने वाले शब्द अथवा कारक चिन्ह का लोप होने पर उन दोनों अथवा दो से अधिक शब्दों के मेल से बने एक स्वतंत्र शब्द को समास कहते हैं, ठीक है। अब दूसरे शब्द में समझ लीजिए इसको। दो या दो से अधिक शब्द को मिलाकर एक तीसरा शब्द हम बनाते, स्वतंत्र शब्द बनाते हैं, जिसका मतलब उस दो या दो से अधिक वाले शब्द का हो, उसी को हम समास कहते हैं, ठीक है। एक फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, उदाहरण के तौर पे मैं बताता हूं आपको। जैसे दया का सागर, ठीक है। दया का सागर एक सामाजिक शब्द बनता है, दया सागर। अब दया सागर को आप दया का सागर भी कह सकते हैं और दया के सागर को आप दया सागर भी कह सकते हैं, ठीक है। इस तरह के उदाहरण को हम दोनों में संबंध बनाते हैं। इस तरह के उदाहरण समास के अंदर आता है, ठीक है। दया सागर एक स्वतंत्र शब्द है, दया एक अलग शब्द है और सागर एक अलग शब्द है। दोनों को ज्वाइंट किससे किया गया? का, कारक से ज्वाइंट किया गया है, कारक चिन्ह है ये। तो का के द्वारा दोनों शब्द ज्वाइंट है और दोनों का को हटा के जो शब्द बनता है उसको समास कहते हैं, ठीक है। समास के 6 भेद हैं। पहला द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, अव्ययभाव समास और बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास, ठीक है। अब चलते हैं आगे। पहले कौन सा है? द्वंद्व समास किसे कहते हैं? द्वंद्व समास के बारे में जानते हैं। जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान हो, अर्थात अर्थ की दृष्टि से दोनों का स्वतंत्र अस्तित्व हो और उनके मध्य संयोजक शब्द का लोप हो, तो द्वंद्व समास कहलाता है। जैसे माता पिता, माता और पिता के जो शब्द है उसको माता पिता कहते हैं और को हटा के हाइफन लगा दिया तो इसको माता पिता हो गया। इसमें क्या पूर्व पद और उत्तर पद, पूर्व पद में कौन सा है? माता है। उत्तर पद में कौन सा है? तो पिता है। दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों प्रधान है, दोनों में से किसी को नहीं आप हटा सकते हैं, ठीक है। और दोनों मिलकर एक स्वतंत्र अस्तित्व बनाते हैं, जो शब्द होता है माता पिता, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? समास, द्वंद्व समास कहते हैं। राम कृष्ण, राम और कृष्ण, भाई बहन, भाई और बहन, पाप पुण्य, पाप और पुण्य, सुख और दुख, सुख और दुख, ये सब इंपॉर्टेंट है। ये जैसे दो शब्द हुए, दोनों शब्द इंपॉर्टेंट है और दोनों शब्द के बीच और आता है, और को हटा के दोनों को हाइफन एक डंटे के थ्रू जोड़ देते हैं, जिसको हम कहते हैं द्वंद्व समास, ठीक है। द्वंद्व समास के बाद कौन सा समास आता है? द्विगु समास, द्विगु समास। द्विगु समास कौन कौन से? जिस समास में पूर्व पद जो है संख्यावाचक हो उसे द्विगु समास कहते हैं, ठीक है। अब पूर्व पद कौन सा होता है? आगे वाला जो शब्द होता है वो संख्यावाचक हो, जिसे संख्या का दर्शक हो, बोध होता हो, ठीक है। जैसे नवरत्न, ठीक है। नवरत्न मतलब क्या? 9 रत्नों का समूह को क्या कहते हैं? द्विगु समास, सॉरी, 9 रत्नों के समूह को नवरत्न बोलते हैं। तो 9 क्या है? एक संख्यावाचक पद शब्द है और रत्नों का समूह हो गया तो 9 रत्न। सप्तद्वीप, 7 द्वीपों के समूह, त्रिभुवन, द्विगु समास। जिस समास में पूर्व पद संख्यावाचक हो द्विगु समास कहलाता है। जैसे कि नवरत्न, 9 रत्नों के समूह, जिसमें 9 जो है एक संख्यावाचक शब्द है तो इसको क्या कहते हैं? नवरत्न। सप्तद्वीप, 7 द्वीपों का समूह, त्रिभुवन, 3 भुवनों का समूह,
सत मंजिला, 7 मंजिलों का समूह, इस तरह के जितने भी शब्द आते हैं उसको कहते हैं द्विगु समास। ठीक है, आगे चलते हैं। अब चलिए तत्पुरुष समास पे चलते हैं। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? जिस समास में पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान हो, तत्पुरुष समास कहलाता है। जो पहला पद हो वो गौण होता है और जो दूसरा पद हो वो प्रधान होता है, उसे कहते हैं तत्पुरुष समास। दोनों पद के बीच प्रसंग का लोप होता है। प्रसंग लोप के आधार पर तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? कर्म तत्पुरुष, जिसमें को का लोप होता है, जैसे है मत को देने वाला को क्या कहते हैं? मतदाता, मत देने वालों को मतदाता, गिरह को काटने वालों को गिरहट। इस तरह के जो शब्द आते हैं, इस तरह के जो वाक्य होते हैं, वो तत्पुरुष समास के अंतर्गत आते हैं, जिसमें को का लोप होता है। ठीक है, कर्म तत्पुरुष समास कहलाता है। जिसमें से का लोप होता है वो करण तत्पुरुष समास कहलाता है। जैसे तत्करण तत्पुरुष, जहां कर्ण कारक चिन्ह का लोप होता है। कर्ण कारक चिन्ह तो जानते ही हैं, से को कहते हैं कर्ण कारक चिन्ह, तो इसका लोप हो जाता है तो वो करण तत्पुरुष समास कहलाता है। जैसे जन्म से उत्पन्न, जन्मजात, मुंह से मांगा, मुंह मांगा। इस तरह के जो भी वाक्य या शब्द आता है उसे करण तत्पुरुष समास कहते हैं। अब आता है संप्रदान तत्पुरुष समास, जिसमें संप्रदान कारक चिन्ह का लोप हो। अब संप्रदान कारक चिन्ह कौन कौन से होते हैं? के लिए जो होता है वो संप्रदान कारक चिन्ह होता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल में दे रखा है मैंने, उधार, हाथ के लिए करी, हाथ के लिए करी, जिसको कहते हैं हाथ करी, तो हाथ करी को कह सकते हैं हाथ के लिए करी, के लिए लोप हो गया, हाथ करी हो गया। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह को सत्याग्रह कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे चौथा क्या है? आपादान तत्पुरुष समास। अब इसमें आपादान कारक के जो चिन्ह होता है वो लोप होता है। इसमें आपादान कारक के जो चिन्ह होते हैं से होता है। तो धनहीन, धन से हीन को व्यक्ति को धनहीन बोलते हैं। ठीक है, इसमें से लोप हो गया। भय से भीत, भयभीत। तो इस तरह के जो शब्द होते हैं जिसमें से का लोप होता है उसमें आपादान तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है। पांचवा क्या है? संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष किसे कहते हैं? संबंध कारक चिन्ह का लोप हो उसे संबंध तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे प्रेम का सागर, प्रेम सागर, इसमें का जो है तत्पुरुष कारक, संबंध कारक, तो इसमें का लोप हो जाता है तो जो बन जाता है प्रेम सागर, तो उसको कहते हैं तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास। ठीक है, दिन की चर्या, दिनचर्या, दिन की चर्या को क्या कहते हैं? दिनचर्या। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या है? अधिकरण तत्पुरुष, जहां अधिकरण कारक का चिन्ह का लोप होता है, जैसे में। ठीक है, पर। तो नीति में निपुण, नीति निपुण, में का लोप हो गया। आत्मा पर विश्वास, आत्मविश्वास। तो इस तरह के जो भी शब्द आते हैं उसे जो है तत्पुरुष समास के अंतर्गत आते हैं। और तत्पुरुष समास में कौन से भेद के अंतर्गत आते हैं? अधिकारक तत्पुरुष समास के अंतर्गत आते हैं। तत्पुरुष समास के बाद चलते हैं अगले समास पर। अगला समास कौन सा है? कर्मधारय समास। जिस समास में पूर्व पद विशेषण हो और उत्तर पद विशेष्य हो, कर्मधारय समास कहलाता है। ठीक है, और इनमें भी उत्तर पद जो प्रधान होता है। ठीक है, अब जैसे इसमें काली है जो मिर्च, उसे कहते हैं काली मिर्च। ठीक है, काली है जो मिर्च उसे कहते हैं काली मिर्च। काली जो है वो विशेषण है और मिर्च जो मिर्च जो है विशेष है, तो इस दोनों को मिलाकर कहते हैं काली मिर्च। ठीक है, जो मिर्च है उत्तर, जो पद है उत्तर पद कौन सा है? मिर्च है, वो प्रधान है। ठीक है, काली विशेषण है तो इसे कहते हैं काली मिर्च। नीला है जो कमल, तो नील कमल, तो नीला कमल जो है प्रधान शब्द है, उत्तर पद है, और नीला है विशेषण है। ठीक है, उत्तर पद विशेष है। जैसे है जो कमल, उसमें का कोई वही विशेषण नहीं निकलता है, इसका कोई मतलब नहीं निकलता, इसलिए इसको विशेष बोलते हैं।
ठीक है। अगर आपको विशेषण और विशेष्य के बारे में पूरी जानकारी चाहिए तो हमने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी विशेषण क्रिया विशेषण के लिंक डाल रखे हैं, वो वीडियो जरूर देखें, जिससे आपका विशेषण और क्रिया विशेषण और विशेष्य का पूरे जो भी डाउट है, जो भी संदेह है, वो खत्म हो जाएगा आपको। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। पीताम्बर, पीत है जो अंबर, पीताम्बर चंद्रमुखी, चंद्र के समान मुख वाले को चंद्रमुखी कहते हैं। सद्गुण, सद है जो गुण, सद्गुण। ठीक है, इस तरह के जो भी शब्द होते हैं कर्मधारय समास कहलाते हैं। ठीक है, अब कर्मधारय समास के बाद क्या है, दूसरी समास है अव्ययी भाव समास। जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो और अव्यय भाव समास कहलाता है, जिसका पूर्व पद अव्यय, जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो अव्यय भाव समास कहलाता है। ठीक है, यह वाक्य में क्रिया विशेषण का कार्य करता है। मैंने पहले बताया क्रिया विशेषण के लिए आपको देखना है वीडियो, तो क्रिया विशेषण का लिंक नीचे दिया हुआ है। ठीक है, जैसे यथा स्थान, स्थान के अनुसार, आजीवन जीवन भर, प्रतिदिन प्रत्येक दिन, यथा समय समय के अनुसार। ठीक है, तो इस तरह के जो भी शब्द आते हैं अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब चलते हैं लास्ट, अव्यय भाव समास के बाद कौन सा है, बहुब्रीहीन, बहुब्रीहीन समास। बहुब्रीहीन समास कौन सा समास होता है, जिस समास में दोनों पद के मध्यम में एक विशेष या तीसरा अर्थ का बोध होता है, उसे बहुब्रीहीन समास कहते हैं। ठीक है, जैसे महात्मा, महान आत्मा है जिसका, अर्थात ऊंची आत्मा वाले को क्या कहते हैं, महात्मा। नीलकंठ, नीलकंठ नीलाकंठ है जिसका, अर्थात शिवाजी, शिवजी। लंबोदर, लंबा उद्र है जिसका अर्थ क्या है, गणेश जी। तो इस तरह के गिरिधर, गिरि को धारण करने वाला, अर्थात कृष्ण। मक्खीचूस मतलब बहुत कंजूस व्यक्ति, तो इसको कहते हैं मक्खीचूस। मतलब ऐसा शब्द दो पद होते हैं जिसके मध्य में एक तीसरा ही अर्थ निकल जाता है, उसको कहते हैं बहुब्रीहीन समास। ठीक है, ये लास्ट था समास के छठे भेद में से लास्ट भेद था, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब जो है वो है समास से रिलेटेड कुछ मैंने प्रश्न डाले, 6 प्रश्न हैं यहाँ पे, जिसके आपको आंसर देने हैं। जो आंसर आप कमेंट बॉक्स के थ्रू आप मुझे दे सकते हैं, वो कौन सा आंसर गलत है कौन सा सही, मैं वहीं पे रिप्लाई करके आपको बताऊंगा। ये आंसर आपको जरूर देना चाहिए, क्योंकि आपने क्या क्या सीखा है ऊपर, उसका एग्जाम्पल्स, उसका पता चल जाए मुझे। ठीक है, तो चलिए मैं बताता हूँ 1 बाय 1 क्या क्या मैं क्वेश्चन दिया हूँ आपको। जिस समास में शब्दों के मध्य में संयोजक शब्द का लोप होता है उसे क्या कहते हैं। 4 ऑप्शन दिया, 1 ऑप्शन सही है, इसमें से 3 ऑप्शन गलत है। पूर्व पद संख्यावाचक शब्द हो तो क्या होता है, तो कौन सा समास होता है, वो मैंने 4 पद दे रखे हैं, 4 समास, उसमें से 1 समास सही होगा और 3 गलत है। जन्मधा शब्द, इसमें से कौन सा समास है। तो इस तरह के 6 इसमें मैंने क्वेश्चन डाला है, जिसको आपको आंसर कमेंट के थ्रू मुझे बताना होगा। ठीक है, आगे चलते हैं, चलिए शुरू करते हैं। काल किसे कहते हैं। काल, जिस रूप से क्रिया के होने के समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। काल मतलब समय भी होता है। ठीक है, समय का बोध हो उसको क्या कहते हैं, काल कहते हैं। जिस रूप से क्रिया के होने के समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। काल कितने टाइप के होते हैं, कितने प्रकार हैं, काल के कितने वेद हैं। काल के 3 वेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, भूतकाल को पास्ट टेंस, वर्तमान काल को प्रेजेंट टेंस और भविष्य को फ्यूचर टेंस। ठीक है, ये भूतकाल के वर्गीकरण हो गए। अब हम चलेंगे भूतकाल को लेके पूरे डिटेल में जाएंगे, फिर उसके कितने वर्गीकरण है, उसके वेद और उसके पूरे डिटेल में बताऊंगा। फिर वर्तमान काल के कितने वेद होते हैं और उसके क्या डिटेल है, उसके भी सेम उसी प्रकार भविष्य काल के बारे में मैं पूरी जानकारी आपको दूंगा। आप हमारे साथ बने रहिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। भूतकाल किसे कहते हैं, पहले भूतकाल से शुरू करते हैं। भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि काम बीते हुए समय में पूरा हुआ है। ठीक है, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि
काम बीते हुए समय में पूरा हो गया है उसे क्या कहते हैं? भूतकाल। मतलब आपको ये पता चल जाए कि काम हो चुका है, अभी आप प्रेजेंट में हैं और काम हो गया है, ये आपको अनुभव हो या पता चले किसी काम के बारे में, इसका मतलब ये हुआ वो काम भूतकाल में हुआ है। ठीक है, जैसे लड़का आया था, लड़का आया था, अभी आया नहीं है, लड़का आया था, ये मैंने पीछे वाली बात कह रहे हैं। वो आया मतलब आया हुआ बहुत टाइम हो चुका है। वो खा चुका था, वो खाना खा लिया था। ठीक है, मतलब वो खाना खा चुका था। मैंने गया, 2 दिन पहले जोर की वर्षा हुई थी। नेताजी का प्रचार रथ बड़ी भीड़ के साथ जा रहा था। ये सारे स्टोरी कह रहे हैं। स्टोरी, जितने भी आप स्टोरी बनाते हैं, स्टोरी कहते हैं किसी को, वो हर समय भूतकाल में होता है। ठीक है, समझ गए भूतकाल किसे कहते हैं? अब चलते हैं भूतकाल के वर्गीकरण के बारे में। भूतकाल के कितने भेद होते हैं? देखिए, भूतकाल के 6 भेद होते हैं हिंदी में। ठीक है, कौन कौन से? सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध पूर्ण भूतकाल और हेतुमत भूतकाल। ठीक है, ये सारे भूतकाल के वेद हैं। ठीक है, अब एक एक वेद के बारे में मैं बताऊंगा, फिर उसके बाद हम वर्तमान काल पे चलेंगे। ठीक है, अब चलिए भूतकाल में जो सबसे पहला वेद है, सामान्य भूतकाल किसे कहते हैं, अब उसके बारे में जान लेते हैं। सामान्य भूतकाल, सामान्य भूतकाल किसे कहते हैं? जिससे भूतकाल की क्रिया के विशेष समय का ज्ञान हो, उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। ठीक है, अब दूसरों शब्द में कहें, क्रिया के जिस रूप से काम के समान रूप से बीते समय में पूरा होने का बोध हो, उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे मोहन आया, सीता गई, श्री राम ने रावण को मारा। इस वाले जो वाक्य हैं, इसमें क्रिया के क्या है? बीते हुए समय की पूरी हो रही है, मतलब बीते हुए समय में पूरी हो गई, अतः यह समान भूतकाल क्रिया है। मोहन आया, सीता गई, मतलब हो चुका है, ये मतलब पूरा पूर्ण रूप से हो चुका है ये काम, तो उसे कहते हैं सामान्य भूतकाल। ठीक है, आगे चलते हैं। आसन्न भूतकाल के बारे में जानते हैं। अब आसन्न भूतकाल किसे कहते हैं? आसन्न भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया अभी कुछ समय पहले ही पूर्ण हुए हैं, उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। क्या मतलब हुआ इसका? मतलब यह हुआ कि अभी अभी कोई काम पूरा हुआ है, तो उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। इससे क्रिया की समाप्ति निकट भूत में या तत्काल ही सूचित करते हैं। मतलब अभी अभी तत्काल में जो काम हुआ है, उसको आसन्न भूतकाल कहते हैं। जैसे मैंने आम खाया, मैंने आम खाया है। मैं अभी सोकर उठी हूं, मैं अभी सो के उठी हूं, मतलब अभी जस्ट 2-3 मिनट पहले की बात है। इस तरह से जो काम हुआ है, तो तत्काल वाली बात है, वो आसन्न भूतकाल के अंतर्गत आते हैं। अध्यापिका पढ़ाकर आई है, तो इस जितने भी 3 वाक्य मैंने दिया है, इसमें अभी अभी पूर्ण हुई है, सारे काम तुरंत तत्काल में हुआ है, तुरंत मतलब बहुत कम टाइम पहले हुआ है, तो इसलिए ये सारे जो क्रियाएं हैं या सारे जो वाक्य हैं, वो आसन्न भूतकाल के अंदर आते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है? पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल किसे कहते हैं? क्रिया के उस रूप को पूर्ण भूत कहते हैं। क्रिया के उस रूप को पूर्ण भूत कहते हैं जिससे क्रिया की समाप्ति के समय का स्पष्ट बोध होता है कि क्रिया को समाप्त हुए काफी समय बीता है। मतलब बहुत पहले, मतलब क्रिया हुआ और उसके होने का समय बहुत टाइम बीत गया है, तो उसको कहते हैं पूर्ण भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि कार्य पहले ही पूरा हो चुका है, उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे कि उसने श्याम को मारा था, अंग्रेजों ने भारत पर राज किया था, महादेवी
वर्मा ने संस्करण लिखे थे। तो ये सारे काम जो है ना बहुत पहले हो चुका है, तो इस तरह के क्या कहते हैं, पूर्ण भूतकाल। ठीक है, जो काम बहुत पहले हो चुका है उसको कहते हैं पूर्ण भूतकाल। ठीक है, आगे चलते हैं। पूर्ण भूतकाल के बाद है अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल क्या होता है, उस पर चलते हैं। जिस क्रिया से यह ज्ञात हो कि भूतकाल में कार्य संपन्न नहीं हुआ था, अभी चल रहा था, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। मतलब जिस क्रिया से यह पता चले कि जो काम होना था वो संपन्न, काम चल रहा है मगर काम पूरा नहीं हुआ है और वो अभी रनिंग है, तो उस भूतकाल क्रिया को क्या कहते हैं, अपूर्ण भूतकाल। जैसे कि सुरेश गीत गा रहा था, मतलब क्रिया खत्म नहीं हुई, गाना कंटिन्यू चल ही रहा है, तो इसे कहते हैं अपूर्ण भूतकाल। रीता सो रही थी। ठीक है, तो ये सारे आरंभ होकर, और क्योंकि पीछे हुआ था वो चल रहा है, भूतकाल में हो रहा है और कंटिन्यूअस चल ही रहा है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो इसलिए इसे कहते हैं अपूर्ण भूतकाल। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल किसे कहते हैं, भूतकाल की जिस क्रिया से कार्य होने में अनिश्चितता अथवा संदेह प्रकट हो उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। इस नाम से ही पता चल जाता है, संदिग्ध मतलब संदेह रखने। ठीक है, संदेह प्रकट हो, जिस क्रिया से संदेह प्रकट हो उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। ठीक है, इसमें यह संदेह बना रहता है कि भूतकाल में कार्य पूरा हुआ या नहीं। मतलब जैसे तू गया था, गया होगा, बस छूट गई होगी, दुकानें बंद हो चुकी होगी, तो इसमें सारे में संदेह है, पूरा परफेक्ट नहीं है कि हो चुका है या नहीं हुआ है। ठीक है, अगर हो चुका होता तो पूर्ण में चला जाता, अगर नहीं हुआ है तो अपूर्ण भूतकाल में चला जाता, मगर जिसमें संदेह बना हुआ है वो न पूर्ण में जाएगा न अपूर्ण में जाएगा, ये संदिग्ध भूतकाल में जाएगा। ठीक है, संदेह जिसमें बना होता है। अब समझ गए, आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, हेतु मदभूत। हेतु मदभूत, ये किसे कहते हैं, यदि भूतकाल में एक क्रिया के होने या ना होने पर दूसरी क्रिया का होना या ना होना निर्भर करता है तो उसे हेतु मद भूतकाल क्रिया कहते हैं। ठीक है, यदि भूतकाल में एक क्रिया होने या ना होने दूसरे क्रिया पर निर्भर करता है, होने और ना होने पर, तो उसे हेतु मद भूतकाल क्रिया कहते हैं। हेतु का अर्थ क्या होता है, कारण। जहां भूतकाल में किसी कार्य के ना हो सकने का वर्णन कारण के साथ दो वाक्य में दिया गया हो, वह हेतु मद भूतकाल होता है। इससे यह पता चलता है कि क्रिया भूतकाल में होने वाली थी पर किसी कारणवश ना हो सका। जैसे कि यदि तुमने परिश्रम किया होता तो पास हो जाते। इसका क्या मतलब, भूतकाल में तुमने अगर परिश्रम, पीछे अगर परिश्रम किया होता तो आगे वाला जो काम होता वो पास, रिजल्ट जो है वो अच्छा होता, मगर तुमने नहीं किया इसलिए नहीं। पीछे वाला जो कार्य है वो आगे वाले कार्य, जो आगे वाला कार्य वो पीछे वाले कार्य पर निर्भर करता है। ठीक है, तो एक दूसरे पर निर्भर है, तो इसको हेतु मद भूतकाल कहते हैं। यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, वर्षा खराब हुआ इसलिए फसल खराब हुआ। वर्षा अच्छा होता तो होता है ना, अभी तो नहीं आया, इसका मतलब वर्षा पे निर्भर है फसल। ठीक है, तो इस तरह के जो वाक्य होते हैं जिसमें एक दूसरे पर निर्भर किया जाता है उसे कहते हैं हेतु मद भूतकाल। ठीक है, ये भूतकाल का लास्ट टॉपिक था। अब चलते हैं वर्तमान काल पे। ठीक है, अब वर्तमान काल किसे कहते हैं वो देख लेते हैं। वर्तमान काल, क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में चल रहे समय का बोध होता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। ठीक है, क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में चल रहे समय का बोध होता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे पिताजी समाचार सुन रहे हैं, पुजारी पूजा करा रहा है, प्रियंका स्कूल जाती है,
तो ये सारे कंटिन्यू वर्तमान में चल रही हैं। वर्तमान, ना पीछे हो रहा ना आगे होगा, ये वर्तमान में चल रहा है, अभी साथ साथ हो रहा है। पिताजी समाचार देख रहे हैं, हालांकि अभी देख रहे हैं, बाद में पहले नहीं देखे थे और बाद में नहीं देखेंगे, वो बात अलग है, मगर अभी देख रहे हैं, इसलिए ये काम अभी मेरे आंखों के सामने चल रही है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, वर्तमान काल। ठीक है, पुजारी पूजा करा रहा है, मतलब अभी पूजा कंटिन्यूस चल ही रहा है और हम देख रहे हैं पूजा हो रहा है, इसलिए इसे वर्तमान काल कहते हैं। ठीक है, वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं, इसका वर्गीकरण देख लेते हैं। वर्तमान काल के भी 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद। कौन कौन से? सामान्य वर्तमान काल, तत्कालीन वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल और संभव वर्तमान काल। ठीक है, अब एक एक करके मैं बताते चलता हूं किसका क्या डिफिनीशन है, किसका क्या परिभाषा और उसके एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया का वर्तमान काल में होना पाया जाए, सामान्य वर्तमान काल कहलाता है। दूसरे शब्द में कहे तो जिस क्रिया वर्तमान में समान रूप से होती है वह सामान्य वर्तमान काल की क्रियाएं कहलाती है। क्रिया के जिस रूप में समानता या प्रकट हो कि कार्य का समय वर्तमान में है, ना कार्य के अपूर्ण होने का संकेत मिले, ना संदेह हो, वह सामान्य वर्तमान काल होता है। जैसे बच्चा खिलौने से खेलता है, बच्चा खिलौनों से खेलता है, ये खेलना प्रस्तुत समय में है, किंतु ना तो वह अपूर्ण है ना ही अनिश्चित है, अतः यह सामान्य वर्तमान काल में है। ठीक है, नेक्स्ट है अपूर्ण वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि वर्तमान काल में कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है, वह चल रहा है, उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। मतलब जो कार्य है वो कंप्लीट नहीं हुआ, अनकंप्लीट है, वह कार्य रनिंग है, अभी उसको काम किया जा रहा है, तो उसको अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं बताता हूं, मोहन विद्यालय जा रहा है, ना मोहन विद्यालय जा रहा है इसका क्या मतलब हुआ, ना मोहन अभी विद्यालय पहुंचा है ना ही घर पे है, वो रास्ते में है, वो कंटिन्यूअस विद्यालय जा रहा है, इसलिए ये काम पूरा नहीं हुआ है, ये अपूर्ण हुआ है। तो पूर्ण हो जाएगा तभी तो पूर्ण कार्य में चल जाएगा, ये अभी तक पूरा नहीं हुआ है, इसलिए ये हो जाएगा अपूर्ण वर्तमान काल। ठीक है, कार्य कंटिन्यूअस चल ही रही है। दूसरे उदाहरण में वर्षा हो रही है, अनुराग लिख रहा है, तो इस तरह के जो कार्य बीच में कंटिन्यूअस चलते हैं, काम पूरा नहीं होता, उसे अपूर्ण कार्य वर्तमान काल कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट है पूर्ण वर्तमान काल। इससे वर्तमान काल में कार्य की पूर्ण सिद्धि का बोध होता है, उसे पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। वह आया है, पूर्ण रूप से आ गया है। लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, वह चला गया है, उसने भोजन कर लिया है, मैं तो सुबह ही नहा चुका हूं, घड़ा पानी से भर गया है। तो ये सारे कार्य पूरा हो गया है, सिद्ध हो चुका है, पूर्ण रूप से हो चुका है, तो इस सारे कार्य को पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट है संदिग्ध वर्तमान काल। जिससे क्रिया के होने में संदेह प्रकट हो पर उसकी वर्तमान काल में संदेह ना हो, उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। दूसरे शब्द में, सरल शब्दों में कह दें, जिस क्रिया में वर्तमान समय में पूर्ण होने में संदेह हो, उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जैसे मां खाना बना रही होगी, मतलब कार्य मां तो खाना बना रही है, ये फाइनल है, मतलब बना रही होगी मतलब मां ने, अभी हम संदेह प्रकट कर रहे हैं कि बना रही होगी, हो चुका, ये भी हो सकता है कि खाना बना चुकी होगी या बना रही होगी, मतलब पूर्ण भी हो चुका है और नहीं भी पूर्ण हो चुका होगा, मगर हम संदेह प्रकट कर रहे हैं कि वो बना रही होगी, तो
तो रही होगी वाले जो शब्द आते हैं ना, जहां संदेह प्रकट होता है, उसको संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। ठीक है। राम पढ़ता होगा, हलवाई मिठाई बनाता होगा, आज विद्यालय खुला होगा। तो इस तरह के जो संदेह प्रकट किया जाता है जिस वाक्य में, और उसे क्या कहते हैं? संदिग्ध वर्तमान काल। आगे चलते हैं। आगे नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है तत्कालीन वर्तमान काल। तत्कालीन वर्तमान काल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि कार्य वर्तमान काल में हो रही है, उसे तत्कालीन वर्तमान काल कहते हैं। जैसे जैसे मैं पढ़ रहा हूं, ठीक है, वह जा रहा है। तो ये सारे जो वाक्य हैं वो तत्कालीन, कंटिन्यूअस चल रहे, तत्कालीन हो रहा है, तो उसे कहते हैं तत्कालीन वर्तमान काल। नेक्स्ट टॉपिक है संभव वर्तमान काल। इससे वर्तमान काल में काम के पूरा होने की संभावना रहती है, उसे संभव वर्तमान काल कहते हैं। इससे वर्तमान काल में काम के पूरा होने का संभावना रहती है, उसे संभव वर्तमान काल कहते हैं। संभव का अर्थ होता है संभावित या जिसके होने की संभावना हो। ठीक है। जिससे वह आया है, वह लौटा हो, वह चलता हो, उसने खाया हो। तो इस तरह के जो वाक्य होते हैं वो संभव वर्तमान काल के होते हैं। ठीक है। वर्तमान काल का इतना ही है। और आगे नेक्स्ट टॉपिक क्या है? फ्यूचर मतलब भविष्य काल पे चलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है फ्यूचर भविष्य काल। भविष्य काल में क्या है? भविष्य में होने वाली क्रिया को भविष्य काल की क्रिया कहते हैं। जैसे वह कल घर जाएगा, ये अभी आज नहीं जाएगा, मैं गया था, वो आने वाले दिन में, कल आने वाला जो नेक्स्ट डे है, टुमारो, वो उस दिन जाएगा। ठीक है। हम सर्कस देखने जाएंगे, किसान खेत में बीज बोएगा। तो इस तरह के जो वाक्य हैं ये फ्यूचर मतलब भविष्य काल का भविष्य का प्रतीत कराता है, इसलिए ये सारे जो वाक्य हैं भविष्य काल के अंतर्गत आते हैं। अब भविष्य काल के कितने भेद होते हैं उसको जान जाते हैं। भविष्य काल के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? सम्मान भविष्य काल, संभव भविष्य काल और हेतु मद भविष्य काल। ठीक है। चलते हैं सम्मान भविष्य काल पे। ठीक है। क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में सम्मान ढंग से होने का पता चलता है, उसे सम्मान भविष्यकाल कहते हैं। ठीक है। इससे यह प्रकट होता है कि क्रिया संभवतः भविष्य में होगी। जैसे कि बच्चे कैमल बोर्ड खेलेंगे, वह घर जाएगा, दीपक अखबार बेचेगा। ठीक है। तो जितने भी 3 वाक्य दिए गए इसमें भविष्य में समान रूप से काम के होने की सूचना दे रहा है, अतः यह समान भविष्य काल के क्रियाएं हैं। ठीक है। समझ गए? आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है संभव भविष्यकाल। क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में होने का संभावना का पता चलता है, उसे संभव भविष्यकाल कहते हैं। जिससे भविष्य में किसी कार्य के होने का संभावना हो। जैसे शायद चोर पकड़ा जाए, परीक्षा में शायद मुझे अच्छे अंक प्राप्त हो सकता है कि मैं कल वहां जाऊं। तो ये सारे जो वाक्य दिए गए हैं इसमें क्रिया में के भविष्य में होने का संभावना है, यह पूर्ण रूप से होगी ऐसा निश्चित नहीं होता, अतः यह संभव भविष्य काल के क्रियाएं हैं। ठीक है। भविष्य काल समझ गए? आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है हेतु मद भविष्य काल। क्रिया के जिस रूप से एक कार्य का पूरा होना दूसरे आने वाले समय की क्रिया पर निर्भर हो, उसे हेतु मद भविष्य काल कहते हैं। जैसे वह
आए तो मैं जाऊं, वो आए तो मैं जाऊं, एक दूसरे पर निर्भर हो रहा है यहाँ पे। वह कमाए तो मैं खाऊं, वो कमाए तो खाएं, वह पढ़ेगा तो सफल होगा। इस तरह के एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, उसे हेतु हेतु मद भविष्यकाल कहते हैं। ठीक है, ये काल के लास्ट चैप्टर था। आगे चलते हैं, क्रिया के बारे में जानकारी देते हुए आगे चलते हैं। क्रिया क्या होता है, क्रिया की पूरी डिटेल मैं बताता हूं आपको। क्रिया क्या होता है? जिन शब्दों या पदों से यह पता चले कि कोई कार्य हो रहा है उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। ठीक है, जिन शब्दों या पदों से यह पता चले कि कोई कार्य हो रहा है उसे हम क्रिया कहते हैं। ठीक है, व्याकरण में कोई भी वाक्य क्रिया के बिना पूरा नहीं होता है, इसे भी व्याकरण में एक विकारी शब्द माना जाता है। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं क्रिया के बारे में। ठीक है, क्रिया हमें समय सीमा के बारे में संकेत देती है। क्रिया के रूप की वजह से हमें यह पता चलता है कि कार्य वर्तमान में हो रहा है, भूतकाल में हो रहा है, हो चुका है या भविष्य काल में होगा। ये काल का चैप्टर है। अगर काल के बारे में पूरी जानकारी आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है काल के बारे में, वहां पे लिंक पे क्लिक करें और काल के पूरी डिटेल आपको मिल जाएगा। उस वीडियो को पूरा देखें, काल के बारे में समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, चलते हैं यहाँ पे। क्रिया का निर्माण धातु से होता है। जब धातु में ना लगा दिया जाता है तब क्रिया बन जाती है। ठीक है, क्रिया को संज्ञा विशेषण से भी बनाया जाता है। ठीक है, अब संज्ञा और विशेषण के बारे में आपको पूरी जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने ऑलरेडी दे रखा है, संज्ञा के बारे में भी और विशेषण के बारे में। वहां से आप संज्ञा और विशेषण के बारे में पूरा सीख सकते हैं। ठीक है, चलिए, क्रिया का सार्थक शब्द के 8 वेदों में से एक माना जाता है। ठीक है, क्रिया किसे कहते हैं और क्रिया के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो था वो मैंने आपको बताया। ठीक है, अब क्रिया किसे कहते हैं मैं उसका उदाहरण बताता हूं। खाना, नाचना, खेलना, पढ़ना, मारना, पीटना, जाना, सोना, लिखना, जागना, रहना, गणना, दौड़ना, ये सारे क्या है? क्रिया है। क्या है ये सारे क्रिया है। ठीक है, अब आप ये मैंने बताया था कि क्रिया का निर्माण धातु से होता है। ठीक है, जब धातु में ना लगा दिया जाता है तब क्रिया बन जाती है। ठीक है, अब तो इसके बारे में, धातु के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। ठीक है, अब धातु किसे कहते हैं इसके बारे में देखते हैं। धातु जिस मूल रूप से क्रिया को बनाया जाता है उसे धातु कहते हैं। धातु किसे कहते हैं? जिस मूल रूप से क्रिया को बनाया जाता है उसे धातु कहते हैं। यह क्रिया का ही एक रूप होता है। ठीक है, यह क्रिया का ही एक रूप होता है। धातु को क्रिया का मूल रूप कहते हैं। ठीक है, जैसे बोल, पढ़, घूम, लिख, गा, हंस, देख, जा, खा, बोल, रा आदि, ये सारे धातु हैं। ठीक है, जैसे मूल धातु, समान धातु, धातु के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। मूल धातु, समान धातु, युतर्प धातु, यौगिक धातु। ठीक है, ये सारे धातु के भेद हैं। अब चलते हैं धातु के भेद के बारे में पहले जान लेते हैं थोड़ा बहुत, फिर क्रिया पे चलेंगे। ठीक है, धातु के भेद कितने होते हैं? 4 होते हैं। मूल धातु, समान धातु, उत्पूर्व और यौगिक। ठीक है, मूल धातु किसे कहते हैं? मूल धातु किसी पर आश्रित ना होकर स्वतंत्र होती है उसे मूल धातु कहते हैं। मूल धातु किसे कहते हैं? मूल धातु किसी पे आश्रित ना होकर स्वतंत्र होती है उसे मूल धातु कहते हैं। जैसे खा, पढ़, लिख, गा, जा, रो आदि, ये सारे क्या है? मूल धातु है। अब है समान धातु। समान धातु किसे कहते हैं? धातु में जो ना प्रत्यय जोड़कर उसका सरल रूप बनाया जाता है उसे सामान्य धातु कहते हैं। जैसे सोना, रोना, पढ़ना, बैठना, लिखना, बोलना, घूमना, गाना, हंसना, देखना, जाना, खाना, बोलना, रोना, ये सारे सामान्य धातु हैं। ठीक है, युपत्र धातु किसे कहते हैं? युतप्न धातु। युतप्न धातु किसे कहते हैं? सामान्य धातु से प्रत्यय लगाकर या और किसी कारण से जो परिवर्तन किया जाते हैं
उसे व्युत्पन्न धातु कहते हैं। व्युत्पन्न धातु जैसे पढ़वाना, कटवाना, दिलवाना, करवाना, सुलवाना, लिखवाना, बुलवाना, खिलवाना, धुलवाना आदि, ये सारे क्या है? व्युत्पन्न धातु। ठीक है। यौगिक धातु क्या होता है? यौगिक धातु के बारे में जानते हैं। यौगिक धातु को प्रत्यय जोड़कर बनाया जाता है। ठीक है। जैसे पढ़ना से पढ़, लिखना से लिखा, खाना से खिलाई जाती जाए। ठीक है। तो ये सारे जो है धातु के बारे में आप जान गए। ठीक है। अब चलते हैं क्रिया के बारे में जानते हैं। क्रिया के कितने भेद होते हैं? क्रिया के दो भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। ठीक है। अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अब आते हैं अकर्मक क्रिया पे। अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं वो देख लेते हैं। अकर्मक क्रिया का अर्थ होता है कर्म के बिना या कर्म रहित, जिन क्रियाओं को कर्म की जरूरत नहीं पड़ती है या जो क्रिया प्रश्न पूछने पर कोई उत्तर नहीं देती है, उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। अर्थात जिन क्रियाओं का फल और व्यापार कर्ता को मिलता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे तैरना, कूदना, सोना, ठहरना, उछलना, मरना, जीना, बसना, रोना, चमकना, हंसता, चलता, दौड़ता, लजाना, होना, बढ़ना, खेलना, अकरना, डरना, बैठना, उगना, जीना, चमकना, ढोलना, मरना, घटना, फंसना, जगना, बरसना, उलझना, कूदना आदि, ये सारे अकर्मक क्रिया के प्रकार हैं। ठीक है। अब उदाहरण के तौर पे देख लेते हैं। वह चढ़ता है, वे हंसते हैं, नीता खा रही है। ठीक है। इसमें जो जो क्रिया है ये इसका कर्म रहित है और सारे जो क्रेडिट ले रहा है वो कर्ता ले रहा है, इसलिए ये अकर्मक क्रिया के रूप है। ठीक है। अब चलते हैं सकर्मक क्रिया पे। सकर्मक क्रिया क्या होता है? सकर्मक क्रिया का अर्थ होता है कर्म के साथ या कर्म सहित। अकर्मक क्रिया में कर्म के साथ नहीं था और कर्म रहित था। इसमें क्या है? उल्टा है, जस्ट अपोजिट है। कर्म का सकर्मक क्रिया का अर्थ होता है कर्म के साथ या कर्म सहित जिस क्रिया का प्रभाव कर्ता पर ना पड़कर कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। अर्थात जिन शब्दों की वजह से कर्म की आवश्यकता होती है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे वो चढ़ाई चढ़ता है, मैं खुशी से हंसता हूं, नीता खाना खा रही है। ठीक है। इस तरह की क्रिया को सकर्मक क्रिया कहते हैं। अब सकर्मक क्रिया के कितने भेद होते हैं? सकर्मक क्रिया के 3 भेद होते हैं। एक कर्मक क्रिया, द्वि कर्मक क्रिया और अपूर्ण क्रिया। ठीक है। क्या? अपूर्ण क्रिया। पूर्ण अकर्मक क्रिया क्या होता है? ठीक है। जिस क्रिया के केवल एक कर्म के पूरे होने का पता चलता है उसे पूर्ण अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे वह रोटी खाता है, श्याम टीवी देख रहा है, नौकर झाड़ू लगा रही है। इसमें एक ही क्रिया हो रहा है ना, इसलिए अकर्मक क्रिया होता है, इसे कहते हैं अकर्मक क्रिया। ठीक है। दूसरा क्या है? यह है पूर्ण द्विकर्मक क्रिया। ठीक है। द्विकर्मक क्रिया का अर्थ होता है 2 कर्म वाला या 2 कर्म सहित जिस क्रिया का साथ 2 कर्मों के पूर्ण होने का पता चलता है उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। इसमें पहला कर्म प्राणीवाचक होता है और दूसरा कर्म निर्जीव होता है, उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे सोहन ने गुरुजी को प्रणाम किया। इसमें सोहन जो है प्राणीवाचक है और गुरुजी है वो निर्जीव है। ओ सॉरी, प्रणाम जो है जो दूसरा है वो प्राणीवाचक में प्रणाम है वो निर्जीव होते हैं। दूसरा क्रिया कर्म जो है निर्जीव तरह से होता है। ठीक है। नर्स रोगी को दवा पिलाती है, श्याम अपने भाई के साथ टीवी देख रहा है, नौकर फिनाइल से पोछा लगा रहा है। इस तरह के जो क्रिया होते हैं उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है।
अब चलते हैं आगे, अपूर्ण क्रिया पर चलते हैं। अपूर्ण क्रिया को होता है, अभी तक आपने एक कर्मक पूर्ण और पूर्ण द्विकर्मक देखा, अब अपूर्ण क्रिया पे देखते हैं। अपूर्ण क्रिया क्या होता है? जब क्रिया के होते हुए तथा क्रिया और कर्म के रहते हुए भी अकर्मक और सकर्मक क्रिया स्पष्ट अर्थ न दे, वह वहां पर अपूर्ण क्रिया होता है। ठीक है, इसके अर्थों को पूरा करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे पूरक कहते हैं। ठीक है, जब क्रिया के होते हुए तथा क्रिया और कर्म के रहते हुए भी अकर्मक और सकर्मक क्रिया स्पष्ट अर्थ ना दे, वहां पर अपूर्ण क्रिया होता है। उनके अर्थों को पूरा करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे पूरक कहते हैं। जैसे महात्मा गांधी थे, महात्मा गांधी राष्ट्रपिता थे, इनमें राष्ट्रपिता लिखने से अस्पष्टता आ गई है। तुम हो, तुम बुद्धिमान हो, मैं अगले वर्ष बन जाऊंगा, मैं अगले वर्ष अध्यापक बन जाऊंगा। तो पहले में कोई स्पष्ट नहीं हो रहा है, तो दूसरे में एक शब्द लगाया गया है, उससे स्पष्ट हो रहा है पूरा वाक्य। तो इस तरह के वाक्य शब्द को क्या कहते हैं? पूरक शब्द कहते हैं। ठीक है, अपूर्ण क्रिया के कितने भेद होते हैं? अपूर्ण क्रिया के दो भेद होते हैं, अपूर्ण अकर्मक क्रिया और अपूर्ण सकर्मक क्रिया। ठीक है, अब आगे चलते हैं, अपूर्ण क्रिया पे देख लेते हैं पहले। अपूर्ण अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? कभी कभी कुछ अकर्मक क्रिया केवल कर्ता से स्पष्ट नहीं होती है, उन्हें पूरा करने के लिए उनके साथ संज्ञा और विशेषण पूरक की जगह पर लगाने पड़ते हैं, उसे अपूर्ण अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे वो बीमार रहा। अपूर्ण सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? अपूर्ण सकर्मक क्रिया, कभी कभी कुछ सकर्मक क्रिया का अर्थ कर्ता और कर्म के होते हुए भी स्पष्ट नहीं होता है, इसमें भी संज्ञा और विशेषण पूरक की जगह पर लगाने पड़ते हैं, उसे अपूर्ण सकर्मक क्रिया कहते हैं। आपने उसे महान बनाया। ठीक है, इस तरह के जो शब्द होते हैं वो अपूर्ण सकर्मक क्रिया के होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। संरचना या प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद। ठीक है, अब क्रिया के कितने भेद होते हैं? पहले मैंने बताया था दो क्रिया के होते हैं, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। अब संरचना और प्रयोग के आधार पर क्रिया के 11 भेद होते हैं। जैसे कौन कौन से? सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरक क्रिया, पूर्णकालीन क्रिया, तत्कालीन क्रिया, कृदंत क्रिया, यौगिक क्रिया, सहायक क्रिया, सजातीय क्रिया और विधि क्रिया। समान क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरक क्रिया, पूर्णकालीन क्रिया, तत्कालीन क्रिया, कृदंत क्रिया, यौगिक क्रिया, सहायक क्रिया, सजातीय क्रिया और विधि क्रिया। ठीक है, अब बारी बारी से हम एक एक क्रिया पे के बारे में चलते हैं और उसका पूरी जानकारी आपको मैं देता हूं। ठीक है, सबसे पहला है सामान्य क्रिया। ठीक है, अब सामान्य क्रिया पे चलते हैं। सामान्य क्रिया किसे कहते हैं? जिस क्रिया के रूप से काल विशेष का पता ना हो और उसके पीछे ना लगा हो, उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। अर्थात जब वाक्य में एक क्रिया का पता चले उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। जैसे रोना, धोना, खाना, पीना, नाचना, कूदना, पढ़ना, नहाना, चलना, ये सारे सामान्य क्रिया के पार्ट हैं। ठीक है, जिसमें एक ही क्रिया का पता चलता है उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं? चलते हैं संयुक्त क्रिया पे। संयुक्त क्रिया, जो क्रियाएं दो या दो से अधिक धातु से मिलकर बनी होती है उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। अर्थात जो क्रियाएं दो या दो से अधिक क्रियाओं के योग से बनी होती हैं उन्हें संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे मैंने खाना खा लिया, तुम घर चले जाओ, इसमें दो क्रिया, खाना और खा लिया, दोनों अलग अलग क्रिया। ठीक है, चले और जाओ, चलना भी क्रिया है और जाओ भी क्रिया है, तो दो क्रिया होती है इसमें, तो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे, संयुक्त क्रिया के कितने भेद होते हैं? अब चलते हैं संयुक्त क्रिया के भेद पर। ठीक है,
अब संयुक्त क्रिया के 11 भेद होते हैं। ठीक है, मैंने क्रिया के बारे में बताया था, अब उसका दूसरा पार्ट है संयुक्त क्रिया, उसके भी 11 भेद होते हैं। कौन कौन से? आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया, आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया, समाप्ति बोधक संयुक्त क्रिया, अवकाश बोधक संयुक्त क्रिया, अनुमति बोधक संयुक्त क्रिया, नित्यत्व बोधक संयुक्त क्रिया, आवश्यकता बोधक संयुक्त क्रिया, निश्चय बोधक संयुक्त क्रिया, इच्छा बोधक संयुक्त क्रिया, अभ्यास बोधक संयुक्त क्रिया, शक्ति बोधक संयुक्त क्रिया, पूर्ण रुक्त संयुक्त क्रिया। ये 11 भेद हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं एक एक करके इस 11 के बारे में मैं आपको बताता हूं, फिर उसके बाद उसके अगले क्रिया के बारे में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया के बारे में बताता हूं। आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं? जिन संयुक्त क्रिया से हमें पता चले कि क्रिया आरंभ होने वाली है, उसे आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया कहते हैं। जिन संयुक्त क्रिया से हमें पता चले कि क्रिया आरंभ होने वाली है, उसे आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया कहते हैं। वह नाचने लगी, बरसात होने लगी, राम खेलने लगा। ठीक है, इस तरह के। ठीक है, आगे क्या है? समाप्ति बोधक, समाप्ति बोधक संयुक्त क्रिया। जिन संयुक्त क्रिया से मुख्य क्रिया के समापन का पता चले, उसे समाप्ति बोधक संयुक्त क्रिया कहते हैं। वह सो चुका है, राम खा चुका है, वह लड़ चुका है। इस तरह के जो वाक्य होते हैं वो समाप्ति बोधक संयुक्त क्रिया के अंतर्गत आते हैं। आगे चलते हैं। तीसरा क्या है? तीसरा है अवकाश बोधक संयुक्त क्रिया। जिन संयुक्त क्रियाओं से किसी क्रिया का विनष्पन कराने के लिए अवकाश का बोध कराया जाए, उसे अवकाश बोधक संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे कि वह बहुत मुश्किल से सोने पाया है, जाने ना पाया। अनुमति बोधक संयुक्त क्रिया के बारे में देख लेते हैं। चौथा है अनुमति बोधक संयुक्त क्रिया। जिन संयुक्त क्रिया से किसी क्रिया को करने की अनुमति दिए जाने का पता चले, उसे अनुमति बोधक संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे मुझे सोने दो, मुझे कहने दो। इस तरह के जो वाक्य होते हैं वो अनुमति बोधक संयुक्त क्रिया के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, पांचवा क्या है? नित्याबोधक संयुक्त क्रिया। जिन संयुक्त क्रिया से किसी क्रिया की नित्यता का या उसके खत्म न होने का पता चले, उसे नित्याबोधक संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे नदी बह रही है, पेड़ बढ़ता गया। इस तरह के जो शब्द होते हैं वो नित्याबोधक संयुक्त क्रिया के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। छठा क्या है? आवश्यकता बोधक संयुक्त क्रिया। आवश्यकता बोधक संयुक्त क्रिया। जिन संयुक्त क्रियाओं से किसी क्रियाओं की आवश्यकता या कर्तव्य पता चले, उसे आवश्यकता बोधक संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे मुझे यह काम करना पड़ता है, मुझे यह काम करना चाहिए। ठीक है, निश्चय बोधक संयुक्त क्रिया। सातवां क्या है? निश्चय बोधक संयुक्त क्रिया। जिन संयुक्त क्रिया से मुख्य क्रिया के व्यापक व्यापार की निश्चितता का पता चले, उसे निश्चय बोधक संयुक्त क्रिया कहते हैं। वह बीच में ही बोल उठा, मैं मार बैठूंगा। वो बीच में ही बोल उठा, मैं मार बैठूंगा। इस तरह के जो वाक्य होते हैं वो निश्चय बोधक संयुक्त क्रिया के अंतर्गत आते हैं। आठवां क्या है? आठवां है इच्छा बोधक संयुक्त क्रिया। जिन संयुक्त क्रियाओं से क्रिया के करने की इच्छा का पता चले, उसे इच्छा बोधक संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे वह घर आना चाहता है, मैं खाना चाहता हूं। ठीक है, आगे चलते हैं। नौवां क्या है?
अभ्यास बोधक संयुक्त क्रिया। अभ्यास बोधक संयुक्त क्रिया, जिन संयुक्त क्रियाओं से क्रिया को करने के अभ्यास का पता चले उसे अभ्यास बोधक संयुक्त क्रिया कहते हैं। जब सामान्य भूतकाल की क्रियाओं में करना क्रिया लगा दी जाती है तब अभ्यास बोधक संयुक्त क्रिया बनती है। जैसे वो पढ़ा करता है, तुम लिखा करते हो, मैं खेला करता हूँ। इस तरह के जो शब्द होते हैं उसे अभ्यास बोधक संयुक्त क्रिया कहते हैं। 10वां क्या है? शक्ति बोधक संयुक्त क्रिया, जिन संयुक्त क्रियाओं से क्रिया को करने के लिए शक्ति का पता चलता है उसे शक्ति बोधक क्रिया कहते हैं। जैसे मैं लिख सकता हूँ, मैं पढ़ सकता हूँ। इस तरह के जो शब्द होते हैं वो उससे शक्ति का बोध होता है, इसलिए ये सारे शब्द शक्ति बोधक संयुक्त क्रिया के अंतर्गत आते हैं। 11वां क्या, और ये लास्ट है संयुक्त क्रिया के भेद का। ठीक है, पुनरुक्त संयुक्त क्रिया, जब दो समान ध्वनि वाली क्रियाओं के जोड़ने का पता चलता है उसे पुनरुक्त संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे वह खेला कूदा करता है, खेलना अलग क्रिया है और कूदना अलग क्रिया है, दोनों को ज्वाइंट करके एक साथ यूज किया जाता है, उसे पुनरुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे वह खेला कूदा करता है, वो दौगा भागा करता है, इस तरह से। ठीक है, अब आगे चलते हैं, क्रिया पे चलते हैं। ये संयुक्त क्रिया खत्म हो गए, अब आगे चलते हैं। आगे क्या है? नाम धातु क्रिया। क्रिया को छोड़कर संज्ञा सर्वनाम विशेषण से मिलकर संयुक्त क्रिया को नाम धातु कहते हैं। यह धातुओं के नाम से बनी होती है, इसलिए इसे नाम धातु कहलाती है, कहते हैं। जैसे हाथ में हथियाना, हाथ से हथियाना, बात से बतियाना, दुखना से दुखना, चिकना से चिकनाना, लाठी से लठियाना, लत से लतियाना, पानी से पनियाना, बिलन से बिल गाना, स्वीकार से स्वीकराना, अधिकार से अधिकराना, उद्धार से उद्धारना, शर्म से शर्माना, अपना से अपनाना, लज्जा से लजाना, झूठ से झुठलाना, टक्कर से टकराना, लालच से ललचाना, सठिया से सठियाना, गरम से गरमाना, अपना से अपनाना, दोहरा से दोहराना आदि जो शब्द होते हैं ये नाम धातु क्रिया के अंतर्गत आते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, लुटेरों ने जमीन हथिया ली, उसने उन्हें लतिया दिया। इस तरह के जो वाक्य होते हैं वो नाम धातु क्रिया के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। संज्ञा शब्दों से बनाए हुए कुछ नाम धातु के उदाहरण। कौन से शब्दों से? संज्ञा शब्दों से। ठीक है, संज्ञा शब्दों और नाम धातु इस प्रकार है। शर्म से शर्माना, लोभ से लुभाना, बात से बतियाना, झूठ से झुठलाना, लात से लतियाना, दुख से दुखियाना। इस तरह से जो शब्द होते हैं वो संज्ञा के शब्द हैं और उससे नाम धातु बनाए गए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। सर्वनाम शब्दों से बने नाम धातु के उदाहरण देख लेते हैं कुछ। अपना से अपनाना, पराया से परायाना, इसे वे है सर्वनाम से बने हुए नाम धातु। ठीक है, आगे चलते हैं। विशेषण से बने कुछ नाम धातु के बारे में देख लेते हैं। साठ से सठियाना, तोतला से तुतलाना, नरम से नरमाना, गरम से गरमाना, लज्जा से लजाना, लालच से ललचाना, फिल्म से फिल्माना। इस तरह से विशेषण से नाम धातु के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या है? अनुकरणवाची शब्दों से नाम धातु। अनुकरणवाची, थप थप, थपथपाना, थुर थर थर, थरथराना, कप कप, कपकपाना, टन टन, टनटनाना, बर वर, बरवराना, खट खट, खटखटाना आदि
शब्द। ठीक है, आगे चलते हैं। नाम धातु के बाद जो क्रिया है वो है प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है, प्रेरणार्थक क्रिया, जिन क्रियाओं के प्रयोग से यह पता चले कि कर्ता खुद कार्य ना करके किसी और से कार्य करवा रहा है या किसी और को कार्य करने की प्रेरणा दे रहा है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे कटवाना, करवाना, बोलवाना, पढ़वाना, लिखवाना, खिलवाना, सुनाना, पिलवाना, पिलवाता, पिलवाती आती। ठीक है, उदाहरण के लिए देख लेते हैं। मालिक नौकर से कार साफ करवाता है, अध्यापक बच्चे से पाठ पढ़वाता है, मैंने राधा से पत्र लिखवाया, उसने हमें खाना खिलवाया आदि। इस तरह के जो शब्द होते हैं प्रेरणार्थक क्रिया के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया के प्रेरक देख लेते हैं। ठीक है, दो प्रेरक होते हैं, प्रेरक कर्ता, प्रेरित कर्ता। ठीक है, प्रेरक कर्ता में देख लेते हैं, जो किसी और को प्रेरणा प्रदान करता है या प्रेरणा देता है उसे प्रेरक कर्ता कहते हैं, जैसे मालिक और अध्यापक। ठीक है, प्रेरित करता है, जो किसी और से प्रेरणा लेता है उसे प्रेरित कर्ता कहते हैं, जैसे नौकर और छात्र। ठीक है, प्रेरक प्रेरणार्थक क्रिया के रूप में प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया में कर्ता प्रेरक बनकर प्रेरणा देता है, उसे प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। ये सभी क्रियाएं सकर्मक होती है, जैसे माँ परिवार के लिए भोजन बनाती है, जोकर सर्कस में खेल दिखाता है। ठीक है, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया में कर्ता खुद दूसरे को काम करने की प्रेरणा देता है, उसे द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे माँ पुत्री से भोजन बनाती है, जोकर सर्कस में हाथी से कर्तव्य करवाता है, तो ये द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया बनाने के कुछ नियम इस प्रकार हैं। मूल दो अक्षर वाली धातु में जब आना या बाना जोड़ दिया जाता है, पढ़ से पढ़ाना, पढ़वाना, चल से चलाना और चलवाना, ये है नियम है। ठीक है, इस तरह से आप बना सकते हैं। ठीक है, प्रेरणार्थक क्रिया दो अक्षर वाली धातु में जब ए या ओ जोड़ दिया जाता है, तब दीर्घ स्वर को ह्रस्व स्वर बना दिया जाते हैं। जैसे जीत से जिताना, जितवाना, लेट से लिटाना, लिटवाना, इस तरह से। तीन अक्षर वाले धातु में जब आना और वाना जोड़ दिया जाता है तब भी बनता है। जैसे समझ से समझाना, समझाना और समझवाना, बदल से बदलाना और बदलवाना, इस तरह से। ठीक है, कुछ धातु में आवश्यकता अनुसार प्रत्यय लगाए जाते हैं, जैसे जी से जिलाना, जिलबाना, इस तरह से। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या है? पूर्णकालीन क्रियाएं। पूर्णकालीन क्रियाएं, पूर्णकालीन क्रिया किसे कहते हैं? पूर्णकालीन का अर्थ होता है पहले से हुआ। जब कर्ता एक कार्य को समाप्त करके तुरंत दूसरे कार्य में लग जाता है, तब जो क्रिया पहले ही समाप्त हो जाती है उसे पूर्णकालीन क्रिया कहते हैं। पूर्णकालीन क्रिया को धातु में कर या
करके लगाकर बनाया जाता है। जैसे पुजारी ने नहाकर पूजा की, चोर सामान चुराकर भाग गया, विद्यार्थी ने पुस्तक से देखकर उत्तर दिया, वह खाकर सो गया। इस तरह के जो शब्द होते हैं वो पूर्णकालीन क्रिया के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या है? तत्कालीन क्रिया। तत्कालीन क्रिया के बारे में बात कर लेते हैं। तत्कालीन क्रिया, यह क्रिया ही पूर्णकालीन क्रिया की तरह मुख्य क्रिया से पहले खत्म होती है, लेकिन इसमें और मुख्य क्रिया में समय का अंतर ना होकर कर्म का अंतर होता है, उसे तत्कालीन क्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे वह आते ही सो गया, शेर देखते ही वह बेहोश हो गया। इस तरह के जो शब्द होते हैं वो तत्कालीन क्रिया के अंतर्गत आते हैं। आगे चलते हैं। कृदंत क्रिया क्या होता है? कृदंत क्रिया, कृदंत प्रत्यय को जोड़कर जो क्रिया बनाई जाती है उसे कृदंत क्रिया कहते हैं। अर्थात जब किसी क्रिया में प्रत्यय जोड़कर उसका एक नया क्रिया रूप बनाया जाता है उसे कृदंत क्रिया कहते हैं। जैसे चलता, भागता, दौड़ता, हंसता आदि, इस तरह के कृदंत क्रिया होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। यौगिक क्रियाएं, जिन वाक्यों में दो क्रियाएं एक साथ आती है और दोनों मिलकर मुख्य क्रिया का काम करती है उसे यौगिक क्रिया कहते हैं। इनमें पहले क्रिया पूर्णकालीन होती है। जैसे वह सामान रखकर गया, परीक्षा सिर पर आ चुकी है। इस तरह के क्रिया को यौगिक क्रियाएं कहती है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या है? सहायक क्रिया। आगे क्या है? सहायक क्रिया। सहायक क्रिया किसे कहते हैं? जो क्रिया मुख्य क्रिया की सहायता करती है उन्हें सहायक क्रिया कहते हैं। मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने और अर्थ को पूरा करने के लिए सहायक क्रिया की जरूरत पड़ती है। कभी एक से ज्यादा क्रिया सहायक क्रिया के रूप में आती है, लेकिन इनमें हेरफेर करने से क्रिया का काल परिवर्तन हो जाता है। जैसे वह आता है, तुम सोए हुए हो, इस तरह से सहायक क्रिया होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। सजातीय क्रिया। सजातीय क्रिया, सजातीय क्रिया किसे कहते हैं? जब कुछ अकर्मक और सकर्मक क्रियाओं के साथ उनके धातु की बनी भाववाचक संज्ञा के प्रयोग को ही सजातीय क्रिया कहते हैं। अच्छे खेल खेल रहे हो, जैसे कि अच्छा खेल खेल रहे हो। वह अच्छी लिखाई लिख रहा है। इस तरह के जो क्रियाएं होती है उसे सजातीय क्रिया कहते हैं। आगे चलते हैं। आगे कौन सी क्रिया है? विधि क्रिया। विधि क्रिया क्रिया के लास्ट भागों में से एक है। विधि क्रिया कहते किसको है? जिस क्रिया से किसी भी प्रकार की आज्ञा का पता चले उसे विधि क्रिया कहते हैं। जैसे घर जाओ, ठहर जाओ। चलिए कारक पे चलते हैं। कारक, कारक ऐसे शब्दों को कहते हैं जो क्रिया के करने से होते हैं। ठीक है, कारक ऐसे शब्द होते हैं जो क्रिया को करने में सहयोग प्रदान करते हैं। ठीक है, वैसे शब्द को क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। उदाहरण के तौर पे वाक्य ले लेते हैं। जैसे राम को वनवास जाना था। ठीक है, राम को वनवास जाना था, तो यहाँ पे ये वाक्य है। ठीक है, इस वाक्य में आप देख सकते हैं कि राम एक कर्ता है और जाना एक क्रिया है। ठीक है, राम एक कर्ता है और जाना एक क्रिया है, लेकिन क्रिया एवं कर्ता को मिलाने वाला शब्द जो कौन सा है? को है। इस वाक्य में को जो है ना वो कारक के भूमिका में है। इसी वाक्य को क्या कहते हैं? वर्ड को क्या कहते हैं? शब्द को क्या कहते हैं? कारक बोलते हैं। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ? कर्ता को क्रिया से मिलाने वाले शब्द को कारक बोलते हैं। ठीक है, कर्ता को क्रिया से मिलाने वाले शब्द को क्या कह सकते हैं? कारक बोलते हैं। ठीक है,
जैसे कारक के और उदाहरण हैं, मैं आपको बताता हूं, नीचे दिया हुआ है। जैसे राम ने सीता का अपहरण कर लिया था, प्रतीक ने पत्र लिखा, सुनीता ने खाना खा लिया, सुरेश को घूमने जाना है, ट्रेन ने रफ्तार पकड़ ली थी, आधी रात को कुत्ते भौंक रहे थे, सुरेश कार से जा रहा था, रीना के द्वारा मुझे यह बात पता चली। तो यहाँ पे क्या, राम ने सीता का अपहरण कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा प्रतीक ने पत्र लिखा, प्रतीक कौन है, कर्ता है, लिखना एक कारक है, ने दोनों को जोड़ दिया, प्रतीक ने पत्र लिखा, तो ये हो गया कारक। दूसरा शब्द में सुनीता ने खाना खा लिया, सुनीता एक कर्ता है, खाना खाना एक क्रिया है, दोनों को जोड़ दिया ने, तो इसको क्या कहते हैं, कारक, ठीक है। सुरेश को घूमने जाना है, सुरेश एक कर्ता है, घूमने जाना एक क्रिया है, उसको के थ्रू ये दोनों जुड़ा हुआ है, तो सुरेश को घूमने जाना है, तो घूमने जाना क्रिया है और सुरेश करता है, दोनों को जॉइंट करने वाला शब्द कारक है। को ट्रेन ने रफ्तार पकड़ ली, तो ट्रेन एक करता है, रफ्तार पकड़ना तेज भागना एक क्रिया है, दोनों को जॉइंट किसने किया, ने, तो ने हो गया कारक, ठीक है। आधी रात को कुत्ते भौंक रहे थे, कब भौंक रहे थे, आधी रात को, तो आधी रात एक कर्ता हो गया, कुत्ते भौंक रहे थे, भौंकना एक क्रिया है, कौन भौंक रहे थे, कुत्ते, वो भी करता है, तो दोनों जॉइंट किससे हुए, को से, ठीक है। सुरेश कार से जा रहा था, सुरेश और कार एक करता है, जाना एक क्रिया है, दोनों जॉइंट किया से, तो सुरेश और ये से हो गया कारक, ठीक है। अब कारक के भेद जानते हैं, कारक आप समझ गए। कारक के कितने भेद होते हैं, कारक के कितने भेद होते हैं, कारक के टोटल 8 भेद होते हैं। कौन कौन से, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपदान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक, ठीक है। अब कर्ता कारक क्या होता है उसके बारे में हम बताते हैं आपको। कर्ता कारक के बारे में, कर्ता कारक वाक्य में जो शब्द, एक वाक्य होता है, ठीक है, सेंटेंस, बड़ी सी जो वाक्य होता है उसको वाक्य, जो कॉम्बिनेशन ऑफ शब्द से बनता है, जो शब्द के जुड़ाव से जो एक बड़ी से शब्द बनता है उसको वाक्य बोलते हैं। वाक्य में जो शब्द कार्य करता है उसे कर्ता कारक कहते हैं, ठीक है। वाक्य में एक वाक्य दिया होगा, उसमें जो कार्य होता है उसे कार्य को कर्ता कारक कहते हैं। इस प्रकार के कर्ता कारक के द्वारा किए गए कार्य को दर्शाते हैं, जैसे कि इसका प्रयोग सदैव भूतकाल में होता है, ठीक है। एक वाक्य में जो शब्द होता है ना, कार्य करने वाला शब्द को कर्ता कारक कहते हैं। कर्ता कारक को हर समय भूतकाल में उपयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे ने जो शब्द होता है ये कर्ता कारक के विभूति हैं, कर्ता और कारक के बीच में ने शब्द से दोनों एक दूसरे से जुड़ा होता है, तो ने जो वर्ड होता है, ने जो शब्द होता है वो कर्ता कारक के अंतर्गत आते हैं। जैसे एक उदाहरण का मैं बताता हूं आपको, राम ने खाना खा लिया, तो खाना खाना एक कार्य है, ठीक है। राम कर्ता ने एक कार्य किया, तो दोनों शब्द जो हैं जुड़े हुए हैं किससे, ने से, तो राम ने खाना खाया, खाना खा लिया, तो खाना खाना एक कार्य है और राम ने खाया, इसलिए राम ने, तो ने जो शब्द है ये कर्ता कारक है। धीरज ने अपना काम कर लिया, तो धीरज कौन सा है, कर्ता है, कार्य है, करना जो क्रिया कौन सा है, काम कर लिया, करना एक क्रिया है, कौन सा काम, अपना काम कर लिया, तो वो ज्वाइंट हो गया ने से, तो ने हो गया कर्ता कारक। तो इस प्रकार से, जैसे वैशाली ने यह कहा था, माताजी ने कुत्ते पाले हैं, तुमने क्या किया, ट्रेन ने रफ्तार पकड़ ली, रविंदर ने चुप रहना सही समझा, प्रतिलिपि ने प्रतियोगिता शुरू की है। तो इस तरह के उदाहरण किसके हैं, कर्ता कारक के हैं, ठीक है। ये सारे जो कर्ता हैं नी के साथ, ने के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है, इसलिए ये सारे
कर्ता कारक कहलाते हैं। ये उदाहरण है कर्ता कारक के। आगे चलते हैं, आगे कौन सा कारक है? आगे है कर्म कारक। कौन सा कारक? कर्म कारक। कर्म कारक क्या होता है? इस प्रकार का कारक होता है। कर्म कारक इस प्रकार का कारक है, क्रिया पर प्रभाव डालता है। कर्म कारक इस प्रकार का कारक है जो क्रिया पर प्रभाव डालता है, इस कारण इसे कर्म कारक कहा जाता है। कर्म कारक क्रिया पर प्रभाव डालता है, इस कारण से इसे कर्म कारक कहा जाता है। इसे को इसका चिन्ह माना जाता है। ठीक है, जैसे धीरज को मारा, किसको मारा? धीरज को। तो कर्ता यहां धीरज है और मार कौन खाए? धीरज ही खाया। तो ये जो मार खाना होता है उस पर क्रिया पे प्रभाव डाल रहा है, तो इस कारण ये जो उदाहरण है वो कर्म कारक। कर्म, धीरज को मारा, निखिलेश को ये दे दो, राम ने सुग्रीव को राजगद्दी दिलाई, जामवंत हनुमान को कुछ याद दिला रहे थे, सुमन कानपुर जा रही है। यहाँ पे जो को है ना का लोप हो चुका है। तो इस तरह के भी कुछ एग्जाम्पल्स आते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है ऑलरेडी, किंतु कहीं कहीं पर को का लोप होता है। ऐसे एवं इसके बिना ही जो वाक्य बनता है उसे कर्म कारक भी कहा जाता है। ठीक है, तो हर समय जो को है ना यूज नहीं होता है कर्म कारक, मगर कभी कभी लोप हो जाता है, तब भी वो कर्म कारक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। कर्म कारक के बाद कौन सा कारक है? कर्म कारक के बाद कर्ण कारक है। कौन सा कारक? कर्ण कारक। कर्ण कारक किसे कहते हैं? कर्ण कारक क्रिया करवाने के साधन। कर्ण कारक किसे कहते हैं? कर्ण कारक क्रिया करवाने के साधन को कहा जाता है। कर्ण कारक क्रिया करवाने के साधन को कहा जाता है। अब उदाहरण के तौर पे वाक्य ले लेते हैं। नीता खिलौने से खेल रही है। ठीक है, नीता खिलौने से खेल रही है। यहां देखा जाए तो यहाँ पे जो नीता है कर्ता है, एवं खिलौना जो है वो क्रिया है, खेलना जो है वो क्रिया है, और क्रिया को खेलने को कौन सा प्रेरित कर रहा है? खिलौना। ठीक है, तो क्रिया जो करने वाला क्रियान्वित वर्ड है वो खिलौना है, तो इस कारण से इसे कहते हैं कर्ण कारक। ठीक है, इस तरह के खिलौने ने इससे माध्यम से क्रियान्वित किया, इस कारण इसे कर्ण कारक कहते हैं। अब दूसरा उदाहरण में मैं लिख बताता हूं। आनंद ट्रेन से जा रहा है। आनंद ट्रेन से जा रहा है। तुम किससे मिलोगे? कौन से देश विश्व कप खेलेंगे? पाकिस्तान से क्रिकेट मैच जीतना है। कृष्ण को राधा से प्रेम है। मैं यह कलम से लिख रहा हूँ। बाबा कुल्हड़ में चाय पीते हैं। तो इस तरह के जो भी वाक्य आते हैं वो कर्ण कारक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, कर्ण कारक के बाद कौन सा कारक है? संप्रदान कारक। ठीक है, संप्रदान कारक किसे कहते हैं? किसी भी वाक्य में क्रिया को क्रियान्वित करने वाला व्यक्ति, वस्तु अथवा तत्व कर्ता कहलाता है, लेकिन वह जिस व्यक्ति, वस्तु अथवा तत्व के लिए ऐसा करता है उसे संप्रदान कारक कहा जाता है। संप्रदान कारक की विभक्ति क्या है? के लिए होती है। ठीक है, धीरज के लिए खाना लाओ। ट्रेन के लिए पटरी बना रही है। वो दुबई के लिए रवाना हो गई। उत्तर के लिए पुस्तक लाइए। भूखों के लिए भोजन बनाओ। सर्दी से बचने के लिए रजाई ले जाओ या रजाई ले आओ। इस तरह के जो वाक्य होते हैं संप्रदान कारक होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। संप्रदान कारक के बाद कौन सा कारक है? अपदान कारक। कौन सा कारक? अपदान कारक। अपदान कारक किसी वस्तु से किसी अन्य वस्तु के विभाजन का बोध कराता है। क्या है अपदान कारक? किसी वस्तु से किसी वस्तु के विभाजन का बोध कराता है। एक वस्तु दूसरे वस्तु के विभाजन का बोध कराता है, उसे कहते हैं आपादान कारक। उदाहरण के तौर पे मैं बताता हूँ। पेड़ से फल गिरा। अब पेड़ एक अलग सब वस्तु है
और फल एक अलग वस्तु है, दोनों को विभाजन कर दिया तो इसको क्या कहते हैं, आपादान कारक। दोनों विभाजन हो गए क्योंकि पेड़ अलग है, फल अलग है, पर फल गिर गया तो ये हो गया आपादान कारक के अंदर में। इस तरह के वाक्य आते हैं। और आपादान कारक के जो चिन्ह है से है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, नल से पानी गिर रहा है, मेरा घर वाहन वहां से दूर है, ठीक है। बादलों से बारिश हो रही है, टीना कुत्ते से डरती है, से सारे जगह लग रहा है से। तो आपादान कारक के जो चिन्ह है वो से है। कलाइयों से घड़ी गिर गई, मैं अपने अध्यापक से भय रखता हूं, मतलब डरता हूं। तो दोनों जो शब्द जुड़ा हुआ है से जुड़ा हुआ है। तो इस तरह के शब्द को या इस तरह के वाक्य क्या कहते हैं, आपादान कारक। आपादान कारक के बाद कौन सा कारक आता है, संबंध कारक आते हैं। संबंध कारक क्या कहलाता है, क्या होता है, संबंध कारक संज्ञा या सर्वनाम में संबंध दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। संबंध कारक का प्रयोग किन्हीं दो तत्व, वस्तु अथवा व्यक्तियों के माध्यम के संबंध को दर्शाता है। इसके विभक्ति चिन्ह कई सारे हैं, जैसे वे, री, रा, की, के, का, रा, ये हैं। संज्ञा लिंग या वचन के द्वारा इसकी विभक्ति को बदला जा सकता है। संबंध कारक के कुछ वाक्य मैंने ले रखा है, वो बताता हूं आपको। कानपुर शिवम का घर है, ठीक है। किसका घर है, शिवम का। तो का हो गया संबंध कारक, दोनों संबंध जुड़ा हुआ है, ठीक है। वह मेरा पुत्र है, वह मेरा पुत्र है। उसके सर में दर्द है, जिसके सर में, उसके सर में दर्द है। तो दर्द और सर दोनों एक ही आदमी को हो रहा है, तो दोनों संबंध एक दूसरे को जुड़ रहा है, इस कहते हैं संबंध कारक। उसके सर में दर्द है। ट्रेन की रफ्तार बहुत तेज है, मैं हिंदी का कवि हूँ, वह सुरेश की कलम है, वह माही का बल्ला है, खेतों के मालिक आ रहे हैं। तो इस तरह के जो वाक्य आते हैं वो संबंध कारक के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब संबंध कारक के बाद चलते हैं आगे। उसके बाद कौन सा कारक है, अधिकरण कारक। अधिकरण कारक वाक्य में जिस शब्द द्वारा कर्ता के आधार का बोध हो वह अधिकरण कारक कहलाता है। उदाहरण के तौर पर वाक्य में मैं घर में रहता हूं, ठीक है, मैं घर में रहता हूं। मैं एक कर्ता है, रहना क्रिया है, एवं घर में, ठीक है, कर्ता का आधार है, ठीक है। इस कारण से इस तरह के प्रयोग किए गया अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह मैं हूं, ठीक है, मैं होता है, ठीक है। जैसे निखिलेश ने कलम बैग में रखी, निखिलेश ने कलम बैग में रखी, वह शाम को नहर किनारे गया था, ठीक है। मंदिर में दिया जल रहा है, रजाई पलंग पर रखी है, टोकरी में आम रखे हैं, पानीपत में अकबर का युद्ध हुआ था, दराज के अंदर क्या है। तो इस तरह के जो वाक्य आते हैं वो अधिकरण कारक के अंदर, अधिकरण कारक के अंदर आते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे क्या है, संबोधन कारक। संबोधन कारक का प्रयोग किसी को संबोधित करने के लिए किया जाता है। यह अक्सर चेतावनी देने, पुकारने, ध्यान हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसकी विभक्ति चिन्ह क्या है, एक्सप्लेनेशन साइन होता है, की मात्रा माना जाता है। जैसे कि यह किसानों, हे किसानों लड़ो अपने हक के लिए, अरे सुनो, पुकारते हैं ना, अरे सुनो यहाँ चले आओ, श्रीमती जी अखबार दीजिए। आपने उसको क्या ध्यान हटाने के लिए क्या, या उसको ऑर्डर दिया, आपने पुकारा या मांगा, ठीक है, चेतावनी भी दिया। तो इस तरह से आप संबोधन कारक के अंतर्गत ही आते हैं सारे। सुनिए भैया 2 कप चाय दे दो, माता जी आप वहां सो जाइए, आजी
आप कहाँ रहेंगे अब, अरे धीरज पढ़ना शुरू करो। इस तरह के जो वाक्य आते हैं संबोधन कारक के अंदर थे। ये कारक के लास्ट भाग थे, इसके बाद कोई भाग और नहीं बचा है। अब इसके बाद जो मैंने डाला है वो कुछ प्रश्न डाले हैं, ठीक है, जो ऊपर दिए गए सारे कारक और उसके एग्जाम्पल के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो इस जो प्रश्न है इसका उत्तर मैं नहीं बताऊंगा, इस प्रश्न का उत्तर आपको देना है। मुझे कमेंट के थ्रू इस सारे प्रश्न का उत्तर बताइए। राम अयोध्या से वन को गए, इस वाक्य में से किस कारक का बोध है, ठीक है। राम अयोध्या से वन को गए, इस वाक्य में से किस कारक का बोध कराता है, इसको हमें कमेंट के थ्रू बताइए, ठीक है। दूसरा प्रश्न क्या है, मछली पानी में रहती है, ठीक है, मछली पानी में रहती है, इस वाक्य में किस कारक का चिन्ह प्रयुक्त हुआ है, तो ये भी हमें कमेंट के थ्रू बताइए। हमने आंसर आपको दे रखा है, ऑप्शनल आंसर भी दे रखा है, इसमें एक ही आंसर सही है, बाकी 2 आंसर गलत हैं। तो इसलिए आप प्रश्न को सही से पढ़िए और आंसर कमेंट बॉक्स में डालिए प्रश्न नंबर के साथ, जिससे हमें पता चल जाए कि प्रश्न नंबर 1 का आंसर कौन सा है, ABC में कौन सा आंसर सही है, कौन सा गलत है। अगर आपने सही आंसर दिया तो मैं आपको रिप्लाई करूंगा थैंक यू, अगर आपने गलत आंसर दिया तो आपको फिर से मैं ये वीडियो दोबारा से आपको बताऊंगा कि कहां कहां आपकी गलती हुई है, ठीक है। तो इस प्रश्न का आंसर जरूर आप दें मेरे साथ बन के, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर जरूर करें, शेयर करना ना भूलें। और कार्स के बारे में यदि आपका कोई क्वेश्चन है, सुझाव है, सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, जिससे हमें पता चले कि आपको कितना नॉलेज हुआ है इस वीडियो से और क्या कमी रह गया है। और अपना सुझाव जरूर डालें, क्वेश्चन भी जरूर डालें, ठीक है, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे। ये वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद, थैंक यू।